नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। परिचय के लिए धन्यवाद रेनॉस। ये पता है, जैसे जैसे हम इस रिपोर्ट रीथिंकिंग रेजिलियंस अडेप्टिंग टू अ चेंजिंग क्लाइमेट में और गहराई में जाते हैं, ये हमें ये समझाती है कि फ्यूचर के लिए तैयारी को लेकर हमारी सोच कितनी बदलनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। ये उस सोच को चैलेंज करता है कि रेजिलियंस सिर्फ गवर्नमेंट्स ही बड़ी-बड़ी प्रोजेक्ट्स करके बना सकती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मेरे लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमें अपना पूरा फोकस बदलना पड़ेगा। सिर्फ सरकार की इनिशिएटिव्स पर डिपेंड रहने से कुछ बड़ा नहीं होगा। असली पावर तो लोगों को एम्पावर करने में है। घर, खेती, कंपनियां, इन्हें खुद डिसाइड करने देना और खुद एडजस्ट होने देना ही असली रास्ता है। यही तो मेन पॉइंट है। क्लाइमेट रेजिलियंस का सबसे इफेक्टिव रास्ता लोगों से शुरू होता है, और ये एकदम बेसिक चीज से शुरू होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग सी वॉल्स बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज बनाने के बारे में है। बिल्कुल। डेटा काफी साफ दिखाता है कि अगर पर कैपिटा जीडीपी में 10% की बढ़त होती है, तो क्लाइमेट शॉक से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या लगभग 10 करोड़ कम हो सकती है। ये तो कमाल है। 10 करोड़, ये सच में बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और अगर हम आगे देखें तो सिर्फ इनकम में ग्रोथ ही सेंचुरी के एंड तक एक्सट्रीम हीट की वजह से होने वाली मौतों को करीब 80% तक कम कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, और वो क्या है? ये जो अनिश्चितता है ना, ये काफ़ी गहरी है। खासकर उन देशों में जो गरीब हैं या जहाँ क्लाइमेट की वजह से रिस्क ज़्यादा है। ऐसे में लोग अक्सर अस्पष्टता से बचने वाली सोच में चले जाते हैं। मतलब जब आपको पता ही नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, तो या तो आप कुछ करते ही नहीं या फिर गलत फैसला ले लेते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ क्लाइमेट शॉक नहीं है। असली बात यह है कि हमें पता ही नहीं होता क्या होने वाला है। और दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं है, हमारे पास वो टूल्स भी नहीं होते जो इतने बड़े और डरावने अनसर्टेनिटी को एक मैनेजेबल रिस्क में बदल सकें। ये बात बिल्कुल सही है, और यहीं से पॉलिसी की शुरुआत होनी चाहिए। सबसे पहले लोगों को रिलायबल और इजीली एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी अभी बहुत ज्यादा है। कितनी बड़ी? ये देखिए, सहारा के साउथ वाले अफ्रीका में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 1.6 वेदर स्टेशंस हैं, और अमेरिका में पूरे 217। ये 217 और 2 से भी कम का फर्क है। मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट जानकारी की क्वालिटी पर भी पड़ता है ना? ये सही बात है। गरीब देशों में मौसम का सही प्रिडिक्शन करना काफ़ी मुश्किल होता है, और उसकी एक्यूरेसी भी कम होती है। वहीं अमीर देशों में जो 7 दिन का वेदर फोरकास्ट होता है, वो कई गरीब देशों के सिर्फ 1 दिन वाले फोरकास्ट से भी ज़्यादा एक्यूरेट निकल जाता है। मतलब ऐसा है कि आपको किसी चीज की तैयारी के लिए बहुत कम टाइम मिलता है और उसी चीज के बारे में पहले से ही आपके पास कम नॉलेज होती है। ये लाइन सुन के मज़ा आता है, और ये मेरा फेवरेट पार्ट है। जब आप वो गैप भर देते हैं ना, तो फिर सिस्टम काम करता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का बेनिफिट कॉस्ट रेशियो लगभग 9:1 होता है। आह, अब सब समझ में आ रहा है। तो ये प्रैक्टिकली कैसे दिखता है? ये इंडिया में एक ऐसा केस था जहां किसानों को लंबे समय तक सही मॉनसून का फोरकास्ट मिला। उस इन्फो के साथ उन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ाया और अपने परिवार के खाने पीने की चीज़ों में 7% तक की बढ़ोतरी कर पाए। ये सच में लाइफ चेंजिंग था। तो सबसे पहला कदम है जानकारी हासिल करना। रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि ये कदम वित्त और बीमा के मार्केट्स को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। हाँ, फाइनेंस तक एक्सेस होना एक बड़ा सेफ्टी नेट है। एक ग्लोबल स्टडी में पाया गया कि जहां लोन लेने की फैसिलिटी बढ़ रही थी, वहां हीट वाले दिनों में स्टूडेंट्स की लर्निंग पर नेगेटिव इफेक्ट काफ़ी कम था। तो थोड़ी सी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एक परिवार को और उनके बच्चों को टफ टाइम से बिना लॉन्ग टर्म असर पड़े निकलने में हेल्प करती है। सही। नाइजीरिया में जिन एग्रीकल्चर फैमिलीज के पास बैंक खाता था, वो सूखा या भारी बारिश के बाद भी अपने खाने पीने और ज़रूरी चीज़ों का खर्च आसानी से मैनेज कर पाए। जिनके पास खाता नहीं था, वो ये नहीं कर पाए। मतलब एक बैंक खाता सच में बहुत पावरफुल शॉक अब्जॉर्बर साबित हुआ। लेकिन यहाँ मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है। रिपोर्ट कहती है कि बीमा मार्केट असल में सबसे बड़े रिस्क्स को कवर करने में फेल हो रहा है। ये पॉलिसी मेकर्स के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। इंडिया में मिसाल के तौर पर अब बीमा प्रोडक्ट्स रेयर और बहुत डिस्ट्रक्टिव बारिश जैसी इवेंट्स को कवर करना छोड़ चुके हैं। अब ये ज़्यादा मॉडरेट और बार बार होने वाली इवेंट्स को कवर करते हैं,
जिससे किसान उन डिजास्टर्स के खिलाफ कम प्रोटेक्टेड रहते हैं जो उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं। तो बाजार सबसे बड़े जोखिमों से बच रहा है और ये ठीक उस वक्त हो रहा है जब लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और यही हमें तीसरे पॉलिसी टूल तक ले जाता है, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जो मार्केट्स को जोड़ती है। हाँ, क्योंकि वेल इंटीग्रेटेड मार्केट्स खुद में एक तरह का बीमा ही होते हैं। नाइजीरिया की बात करें तो जो कृषि वाले परिवार सड़क से दूर रहते हैं, उन्हें एक्सट्रीम मौसम के बाद अपनी खपत में बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वो आसानी से सामान ला या ले नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन जो लोग सड़क से सिर्फ 5 किलोमीटर के भीतर रहते हैं, वो अपने उपभोग को आसानी से बनाए रख पाते हैं। एक साधारण सड़क उन्हें बड़े बाजार से जोड़ देती है, जिससे उनके पास ज्यादा विकल्प आ जाते हैं। और भारत में जो किसान ज्यादा प्रतिस्पर्धी मार्केट में बेचते हैं, वो हर बहुत गर्म दिन में भी करीब 5% ज्यादा उत्पादन पा लेते हैं। कंपटीशन उन्हें अनुकूलित होने में मदद करता है। ठीक है, तो पहली बड़ी सीख ये है, लोगों को जानकारी, फाइनेंशियल टूल्स और मार्केट्स तक पहुंच दे के एम्पावर करना। लेकिन ये हमें दूसरी बड़ी डिस्कवरी की तरफ ले जाता है, जिसने मुझे सच में सरप्राइज किया। ये बात है कि कैसे बैडली डिजाइन्ड सरकारी मदद एक्चुअली उल्टा असर कर सकती है। हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट है। सब्सिडीज, बेल आउट और यहाँ तक कि सोशल सिक्योरिटी जैसी चीजें, अगर इन्हें सही तरीके से डिजाइन नहीं किया गया, तो ये मॉरल हैजर्ड पैदा कर सकती हैं। जब लोग रिस्की फैसले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार उन्हें बचा लेगी। बिल्कुल, और ये लंबी अवधि में उनकी कमजोरी बढ़ा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में सब्सिडी वाले बीमा वाले किसान मौसम पर निर्भर नकदी फसल लगाने की लगभग 6% ज्यादा संभावना रखते थे। तो ये सुरक्षा जाल ही था जिसने उन्हें बड़ा दांव लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, और इसके चलते वो जलवायु के सामने और भी ज्यादा एक्सपोज हो गए, कम नहीं। बिल्कुल, और ये सब्सिडीज अक्सर सही तरीके से लक्षित नहीं होती। भारत के मेन फसल इंश्योरेंस प्रोग्राम में सब्सिडीज ज्यादातर अमीर जिलों में है, जबकि गरीब जिलों में लोग कम इनरोल होते हैं। सही। एक और एरिया था डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सी वॉल्स। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये हमेशा अच्छी चीज होती है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही दिखाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स लोगों और कैपिटल को रिस्की एरियाज में अट्रैक्ट कर सकती हैं। जकार्ता में प्रपोज समुद्री वॉल की एक इवैल्यूएशन में पाया गया कि ये शायद उसके पीछे के सेटलमेंट्स की ज्यादा कंसंट्रेशन को बढ़ावा देगा। तो आप दीवार बनाते हैं, लोग सुरक्षित फील करते हैं और वो हाई रिस्क एरिया में रहना शुरू कर देते हैं। और जब आप उस रिस्की पलायन की कॉस्ट को जोड़ते हैं, तो प्रोजेक्ट की असली कॉस्ट दोगुनी हो जाती है। फिर आता है प्रॉपर्टी राइट्स की असुरक्षा का मसला। ग्लोबली लगभग 70% जमीन में सिक्योर ओनरशिप नहीं है। लोग अपने घरों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते अगर उन्हें वो पूरा अपना नहीं लगता। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। ये ऐसा लगता है जैसे इंसेंटिव्स का एक जाल हो। और सामाजिक सुरक्षा का क्या? ये तो गरीबों को संभालने में मदद करने के लिए होती है। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर सारे बेनिफिट सिर्फ एक ही जगह से जुड़े हों, तो ये जरूरी मोबिलिटी को डिस्करेज कर सकता है। भारत में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ने कुछ स्टेट्स में गर्मी के सीजन में सीजनल माइग्रेशन को लगभग पूरी तरह रोक दिया। संभावना है कि लोग ऐसी जगहों पर फंस जाएं जो धीरे धीरे ज्यादा सेंसिटिव होती जा रही हैं। ये पॉलिसी मेकर्स के लिए काफी मुश्किल बैलेंस का काम है। बिल्कुल, और आखिरी पॉइंट है लैंड यूज रेगुलेशन। अगर सुरक्षित शहरी इलाकों में ज्यादा सख्त जोनिंग हो, तो सस्ती हाउसिंग की सप्लाई रुक सकती है। इससे गरीब लोग अनौपचारिक बस्तियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं, और ये वही एरियाज होते हैं जो बाढ़ और दूसरे रिस्क के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। आप इसे ढाका के मैप में साफ देख सकते हैं, जहां अनऑफिशियल बस्तियां बिल्कुल फ्लड एरिया में बनी हुई हैं। अंत में ये सब नजरिए बदलने की बात पर आता है। रेजिलियंस सिर्फ कंक्रीट की दीवारें बनाने तक सीमित नहीं है। ये आर्थिक और इंफॉर्मेशन की बाधाओं को तोड़ने की बात है। ये ऐसी पॉलिसीज बनाने की बात है जो लोगों को उनके बेस्ट डिसीजन लेने की ताकत दें। ऐसे डिसीजन नहीं जो बिना जाने रिस्क बढ़ा दें। जब लोग, किसान और बिजनेस ओनर्स को सही जानकारी, फंड और कंपेटिटिव मार्केट्स तक एक्सेस मिलता है, तो वो खुद अडेप्टेशन के सबसे पावरफुल इंजन बन जाते हैं। बस यही आगे बढ़ने का रास्ता है। अब आपकी बारी, रेनोस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले
आपने जो सीखा है उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे। हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।